सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने वायरस जनित रोग पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे और पोलियो की बात की थी। अपन ने पोलियो का संक्रमण देखा, रोग कारक देखा, पोलियो के लक्षण देखे। अब इसके बाद हम बात करें पोलियो के टीके की भी बात की थी अपन ने कि दो प्रकार के टीके, आईपीवी और ओपीवी। तो कॉमन सा क्वेश्चन है जो अक्सर कई एग्जाम्स में पूछते भी हैं कि पोलियो के टीके की खोज किसने की। आजकल तो खैर बहुत आउटडेटेड क्वेश्चन हो चुका है, बट फिर भी ध्यान रखें, पोलियो की जो टीके की खोज की थी साल्क और साबिन, दो अलग अलग वैज्ञानिक। साल्क ने खोज की जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आईपीवी की, और जो ओरल पोलियो वैक्सीन यानी जो मुखीय दवा के रूप में जो टीका दिया जाता है उसकी खोज की साबिन ने। इन दोनों टीकों में कुछ बेसिक अंतर हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं। टॉपिक जो है, बात करें मानव स्वास्थ्य या इसमें मानव रोग आ जाएगा। और इसमें हम बात कर रहे थे पोलियो की, वायरस जनित रोग पढ़ रहे थे और इसमें भी हम बात कर रहे थे पोलियो की। वायरस जनित रोग जिसमें हम बात कर रहे हैं पोलियो की, पोलियो माइलाइटिस की बात कर रहे थे। सब कुछ लिख लिया था, लेकिन इसके टीके के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टीके की बात कर रहे हैं तो लिखते हैं इसमें कि पोलियो वैक्सीन, कल वाले से ही या लास्ट क्लास की जो बात की थी उसी से अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पोलियो वैक्सीन दो प्रकार की, कौन कौन सी है बात करते हैं। आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन और दूसरा ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। देखते हैं, बात करते हैं। आईपीवी और ओपीवी की तुलना करते हैं। चलो, खोजकर्ता साल्क, जबकि इसके खोजकर्ता साबिन। आगे बात करें आईपीवी में, इसमें
पोलियो के वायरस मृत अवस्था में व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं। तो इसमें लिख लेंगे दूसरी तरफ ओपीवी में, ओरल पोलियो वैक्सीन में, कि वायरस जीवित होते हैं लेकिन इनमें रोग कारक क्षमता नहीं पाई जाती है। रोग कारक क्षमता नहीं पाई जाती है, एटेन्यूएट कर देते हैं इनको। रोग कारक क्षमता नहीं पाई जाती है। क्षमता नहीं पाई जाती। आगे बात करें, इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। आईपीवी की बात करें, इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। तो ये मुखीय दवा के रूप में दिया जाता है। आगे बात करें कि महंगा एवं कम प्रभावी, जबकि ओपीवी की बात करें सस्ता और अधिक प्रभावी। तो जब लार्ज स्केल पर पोलियो टीकाकरण करते हैं तो ओपीवी ही देते हैं, क्योंकि आप खुद सोचें कि अगर ये ऐसा टीका देने के लिए हमने कोई अनट्रेन्ड पर्सन को बिठा दिया, तो ऐसे व्यक्ति, अगर इंजेक्शन लगाने की बात आई तो ऐसे व्यक्ति इंजेक्शन तो लगा नहीं पाएंगे ढंग से। कई बार क्या होता है, जैसे अपन पल्स पोलियो अभियान वगैरह में पहले भी देखते थे कि पल्स पोलियो अभियान में कई बार टीचर तो कभी कोई दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे, वही टीकाकरण अभियान में शामिल होते थे। अब आप खुद सोचो, कोई एक टीचर को इंजेक्शन पकड़ा दें कि अब ये इंजेक्शन देकर दिखाओ, तो दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है, जब लार्ज स्केल पर हम ऐसे पोलियो टीकाकरण का अभियान चलाते हैं तब ये ओपीवी ज़्यादा हेल्पफुल है। ये ओपीवी ही आसानी से दिया जाता है, सस्ता है, लार्ज स्केल में उत्पादन कर सकते हैं, प्लस प्रभावी भी है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि सस्ता है फिर भी अधिक प्रभावी है। ये महंगा है लेकिन प्रभावी कम है। ठीक है, वैसे एक बात बता दूं कि दोनों ही टीके पोलियो से सुरक्षा प्रदान करते हैं, बट फिर भी अगर तुलना करें दोनों की, ज़्यादा प्रभावी कौन सा है? ओपीवी है। तो आपसे पूछ लेते हैं कि भाई, केवल सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि पोलियो के टीके की खोज किसने थी, कि साल्क और साबिन का नाम अक्सर साथ साथ लिया जाता है, बट फिर भी एक एक करके है तो भी अब आप बता सकते हैं कि साल्क ने क्या किया और साबिन ने क्या किया। पोलियो माइलाइटिस की एक और बात करते हैं कि भारत जो है
वर्तमान में पोलियो से मुक्त हो चुका है। तो भारत की इस बात को भी लिख लेते हैं, लिख सकते हैं कि मार्च 2014 में भारत पोलियो मुक्त घोषित हुआ। पोलियो मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, मार्च 2014 में भारत पोलियो मुक्त घोषित हुआ। अब इसका मतलब क्या है कि जब लंबे टाइम तक कोई पोलियो का नया केस नहीं दिखा, तो ऐसे में उस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया जाता है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत से पोलियो का वायरस चला गया है। वायरस अभी भी है। अगर टीकाकरण नहीं होगा तो हो सकता है बच्चों में पोलियो का रोग दिख भी जाए। इसलिए हमने ये पोलियो टीकाकरण नहीं रोका है। या ऐसे नहीं कि आजकल बच्चों को पोलियो की खुराक नहीं पिलाते, आजकल भी पिलाते हैं। ये तो नए केस इसलिए नहीं आए क्योंकि हमने बहुत लार्ज स्केल पर, बहुत अधिक स्तर पर ये टीकाकरण का कार्यक्रम इतना ज़्यादा चलाया कि अब बच्चों में ऐसे कोई नया केस नहीं मिला। टीकाकरण अभी भी हो रहा है लंबे समय तक, 10-15 साल तक तो कम से कम अभी टीकाकरण होगा ही होगा। फिर उसके बाद की कंडीशंस के आधार पर देखा जाएगा कि ये टीकाकरण अब आगे और कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि वर्ल्ड से इरेडिकेट नहीं हुआ है, केवल भारत से। और हाँ, केवल भारत से ही नहीं, कई देश मुक्त हो चुके। ठीक है, तो वायरस जनित रोग में हमने कल पहला रोग पढ़ा था पोलियो, उसके वैक्सीन वगैरह की बात आज हमने कर ली। आगे बात करते हैं पोलियो के बाद अगले रोग की बात करते हैं। अगले रोग देखते हैं। जैसे हम वही दो रोगों को एक साथ पढ़ा रहा हूं तुलना करके, क्योंकि इन दोनों रोगों के बारे में आपसे पूछ भी लेते हैं। काफी मिलते जुलते रोग। एक तरफ तो आ जाएगा छोटी माता, बोले तो चिकन पॉक्स, दूसरी तरफ बात करेंगे बड़ी माता। बोले तो चेचक या स्मॉल पॉक्स। छोटी माता चिकन पॉक्स, बड़ी माता स्मॉल पॉक्स। अच्छा, दोनों में तुलना करके पढ़ रहे हैं, दोनों की तुलना करते हुए पढ़ते हैं इनको। दोनों की तुलना करते हुए पढ़ते हैं तो देखते हैं सबसे पहले रोग कारक, यानी कौन सा वायरस है, किस वायरस से चिकन पॉक्स होता है और किससे स्मॉल पॉक्स होता है, देखते हैं। चिकन पॉक्स की बात करूं तो वेरिसेला वायरस, वेरिसेला वायरस, और चेचक की बात करूं तो वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस। दोनों के बारे में कुछ बातें लिखते हैं, फिर समझते भी हैं इनको। रोग कारक के बाद देखते हैं संक्रमण।
रोगी व्यक्ति एवं उसकी वस्तुओं से संपर्क, उसकी वस्तुओं से लिख सकते हैं। इसमें भी सेम ही रहेगा, रोगी व्यक्ति एवं उसकी वस्तुओं से। नेक्स्ट देखें, एक बार मैं लिखवा रहा हूं फिर इनको समझाता भी हूं। संक्रमण देख लिया, लक्षण देखते हैं। छोटी माता चिकन पॉक्स पूरे शरीर पर संक्रमित तरल से भरे संक्रमित तरल से भरे दाने, ब्लिस्टर्स, दाने या ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। कुछ समय बाद, अच्छा और भी हाँ देखते हैं, तेज बुखार, तेज बुखार, कॉमा दाने कुछ समय बाद ऐसे लिख सकते हैं, तेज बुखार ठीक होने में लिख देंगे कि दाने हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। जबकि इसमें देखें बड़ी मात्रा में पूरे शरीर पर संक्रमित तरल से भरे दाने बनते हैं, जिनके दाग त्वचा पर गड्ढे के रूप में, यानी त्वचा पर गड्ढे से पड़ जाते हैं, त्वचा पर गड्ढे के रूप में हमेशा के लिए रहते हैं, रह जाते हैं। आगे देखते हैं, संक्रमण के बाद देखें लक्षण, लक्षण के बाद देखते हैं उपचार। उपचार की बात करें तो वायरस में हमेशा मैं एक ही चीज लिखवाऊंगा, लक्षणात्मक उपचार, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जैसे अपन ने क्या देखा, तेज बुखार है, तेज बुखार की दवा दे देते हैं। शरीर में तेज दर्द होता है, जैसे यहां पर तेज बुखार प्लस शरीर में दर्द
तो दर्द की दवाई दे देते हैं। पर्टिकुलर कोई चिकन पॉक्स की कोई दवाई हमारे पास नहीं है। जो लक्षण देखे, लक्षण के आधार पर उपचार कर दिया, क्या कह देंगे, लक्षणात्मक उपचार। और जब बड़ी माता होती थी तो इसका भी लक्षणात्मक उपचार करते थे। हालांकि अब बड़ी माता पूरे विश्व से उन्मूलित हो चुकी है। पूरे विश्व में अगर बात करूं तो बड़ी माता के अब काफी समय से नए केस नहीं देखे गए हैं। इसलिए कह सकते हैं कि विश्व से बड़ी माता तो उन्मूलित हो चुकी है। बड़ी माता के कोई नए केस नहीं देखे गए हैं काफी टाइम से। 1980 के दशक में ही बड़ी माता विलुप्त हो गई थी, या ऐसे कह सकते हैं कि लास्ट केस उसी टाइम देखा गया, उसके बाद कोई नया केस नहीं देखा। जब ये चेचक होता था, स्मॉल पॉक्स, शरीर पर पूरे शरीर पर दाने 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 बन जाते थे। जैसे ऐसे माने कि कोई चींटी ने काट लिया तो कैसा सूज जाता है थोड़ा सा वहां पर, ऐसे दाने पूरे शरीर पर विकसित हो जाते, चेहरे से लेकर पैर तक। और ठीक हो जाता था व्यक्ति, लेकिन ठीक होने के बाद वो जो दाने बने थे चेचक में, उन दानों के दाग त्वचा पर रह जाते थे, त्वचा पर गड्ढे बन जाते थे। आजकल की यानी अभी अपनी जनरेशन में तो ऐसे कोई रोगी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि हमारे जन्म से पहले ही गायब हो चुका था ये। लेकिन जो हमसे एक जनरेशन पहले वाले कई लोग हैं जिनके हम चेहरे पर देखते हैं काफी गड्ढे गड्ढे से दिखते हैं। कारण क्या है? उनको ये चेचक का इन्फेक्शन हुआ था। पूरे त्वचा पर, चेहरे पर बिल्कुल छोटे छोटे गड्ढे से बन जाते। चेचक या स्मॉल पॉक्स के कारण होता था, क्योंकि अब ये विश्व से उन्मूलित हो चुका है। बड़ी माता अब नहीं होती है, छोटी माता अभी भी होती है। छोटी माता यानी अपन बात करें वेरिसेला वायरस, वेरियोला वायरस, दोनों ये क्या है, वायरसों की फैमिली के नाम है। ठीक है, कल भी बताया था मैंने कि फैमिली क्या होती है और वायरस का नाम अलग है। वायरस केवल ऐसे कह सकते हैं चिकन पॉक्स वायरस या पॉक्स वायरस कहते हैं उसको। लेकिन ये जो लिखा है ना वेरिसेला या इधर लिखा है वेरियोला, ये इनकी फैमिली के नाम है। लक्षण दोनों के लगभग समान है, बस ये अंतर क्या हुआ कि जो आजकल होता है चिकन पॉक्स, ये चिकन पॉक्स जो है ये ठीक हो जाने के बाद इसके जो दाग होते हैं त्वचा पर धीरे धीरे समय के साथ बिल्कुल साफ हो जाते हैं, परमानेंट दाग नहीं रहता है। और लक्षण भी दोनों के लगभग समान है, उपचार भी लक्षणात्मक उपचार करते थे। चलो चेचक तो अब होता ही नहीं, इसकी तो टेंशन ही खत्म। इसमें लिख सकते हैं विश्व से उन्मूलित हो चुका है। इसमें लिख सकते हैं विश्व से उन्मूलित, इरेडिकेट हो चुका है। लेकिन अगर मैं बात करूं इधर छोटी माता की, तो इसमें लिख सकते हैं कि ये जीवन में एक बार ही होता है, और जरूरी नहीं है को हो ही हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये जीवन में एक बार ही होता है, एक बार ही होता है। तो ये जो नीचे कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं ये अन्य पॉइंट्स हो गए, अन्य। ये अन्य पॉइंट्स यानी ये जो हमने दो और रोग पढ़े, छोटी माता बड़ी माता, एक साथ कंसोलिडेट करके इनको पढ़ लिया। रोग कारक देखे, संक्रमण देखे, लक्षण, उपचार, अन्य। वैक्सीन, कोई इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। फिर बता दूं कि आजकल
वैक्सीनेशन होने के बाद भी, जो नॉर्मल वैक्सीनेशन होता है उसमें जैसे, उसके बाद भी हम कई बार देखते हैं छोटे बच्चों में चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन देखते हैं। यानी कोई प्रभावी इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसलिए अपन ने उसकी बात नहीं की। टेस्ट या परीक्षण भी कोई विशेष नहीं है, रोग के लक्षण देख के ही पता लगा लेते हैं कि पूरे शरीर पर अलग अलग हिस्सों पर दाने होने लगते हैं। और अक्सर इसका इन्फेक्शन अपन कैसे पहचान सकते हैं कि जब ये इन्फेक्शन होता है, भाई चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन जब भी होता है तो ऐसे में पूरा गली मोहल्ला कॉलोनी पूरी चपेट में आ जाती है, इतना संक्रामक होता है। केवल रोगी व्यक्ति के कपड़ों को भी, अगर स्वस्थ व्यक्ति जिसको कभी जिंदगी में चिकन पॉक्स नहीं हुआ है, उस व्यक्ति को भी ये रोग हो सकता है। यानी केवल रोगी व्यक्ति के कपड़ों से भी फैल जाता। होता क्या है, मैंने कहा ना, पूरे शरीर पर छोटे 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 दाने बन जाते हैं। वहां पर बड़ी मात्रा में बड़े दाने बनते थे, छोटी मात्रा में छोटे दाने बनते हैं, और ये संक्रमित तरल से भरे होते हैं। अब व्यक्ति को क्या है, जो रोगी होता है उसको बहुत इचिंग होती है, खुजली बहुत आती है। तो कई बार क्या होता है, सावधानी रखते हुए भी कई बार वो छोटे छोटे दाने क्या हो जाते हैं, ज़्यादा आपने खुजली कर दी, फूट जाते हैं, और उनसे जो इन्फेक्टेड लिक्विड होता है, यानी जिसमें वायरस होता है, वो वायरस आ जाता है कपड़ों पर, बिस्तर पर आ जाता है। अब उन कपड़ों या बिस्तर के संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको कभी ज़िंदगी में चिकन पॉक्स नहीं हुआ है, तो हो सकता है वह उससे संक्रमित हो जाए। लेकिन एक बात अच्छी क्या है, एक बार ही होता है, उसके बाद हमारे शरीर में इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनकर तैयार रहती है। यानी हो सकता है कि इस चिकन पॉक्स का वायरस दोबारा इन्फेक्शन करे, लेकिन अब आप में रोग के लक्षण नहीं आएंगे, क्योंकि वो एंटीबॉडी पहले उसको निपटा देगी। तो छोटी माता और बड़ी माता दो हमने और रोग पढ़े जो कि किससे संबंधित थे, या वायरस जनित रोग थे। देखा हमने एक और रोग की बात की, पोलियो के बाद देखा छोटी माता बड़ी माता। अब अगले जो रोग पढ़ रहे हैं, 3 रोग पढ़ेंगे हम। जैसे बैक्टीरिया में हमने क्या पढ़ा था, डीपीटी, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं एमएमआर। एमएमआर तो वैसे क्या है, टीका, लेकिन इसमें ये 3 बीमारियां हैं। कैसे? एम बोले तो मम्स, इसे कहते हैं गलसुआ कहते हैं। दूसरा एम बोले तो मीजल्स, रुबियोला, और तीसरा आर बोले तो रुबेला, इसे कहते हैं जर्मन मीजल्स या खसरा कहते हैं। भाई मीजल्स को सामान्य भाषा में क्या कह देते हैं, खसरा। ये 3 रोग हमें पढ़ने हैं। तो 3 रोगों का वैक्सीन एक ही है, एमएमआर वैक्सीन, एमएमआर टीकाकरण कर दिया जाता है। तो 3 रोगों से एक साथ 1 शॉट में 3 रोगों से इम्यूनिटी आ गई। एमएमआर, मम्स, मीजल्स, रुबेला, 3 रोगों के लिए एक ही वैक्सीन। तो अगले 3 रोग हमारे कौन कौन से? मम्स, मीजल्स एंड रुबेला। बात करते हैं इनकी। पहला रोग मैं लिखता हूं मम्स। मम्स या गलसुआ कहते हैं उसको। देखें, रोग कारक मम्स का रोग कारक पैरामिक्सोवायरस। अगेन ये पैरामिक्सो क्या है, फैमिली का नाम है, ठीक है। पैरामिक्सोवायरस
रोग कारक के बाद देखें संक्रमण। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से लिख सकते हैं यहां ब्रैकेट में मैं एक चीज लिख रहा हूं, में आने से ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्या है इसकी बात करते हैं। ब्रैकेट में लिख रहा हूं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, देखते हैं इसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या कहता है। सुनना, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या है। रोगी व्यक्ति को खांसी आई, छींक आई, या नाक के द्वारा कोई नाक से पानी भी निकल रहा है, तो छींक से, खांसी से या नाक से बहते हुए तरल द्रव में इनमें क्या होता है, वायरस पाया जाता है। व्यक्ति ने छींक दिया तो छींकते ही छोटी छोटी बूंदें ड्रॉपलेट क्या होती है, वायु में आ जाती है। और अब आसपास बैठे अगर कोई व्यक्ति जिसमें टीकाकरण नहीं हो रखा था तो उसमें भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। इसे कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। कोरोना का भी ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, क्योंकि रिसेंट स्टडीज बता रही है कि वायु में भी कुछ देर ये सर्वाइव कर सकता है, वायु के द्वारा भी कोरोना का वायरस फैल रहा है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन उसमें भी है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के बाद आगे देखते हैं, संक्रमण देख लिया, फिर देखते हैं लक्षण। तो लक्षण में हम पाते हैं कि लार ग्रंथियों, पैरोटिड लार ग्रंथियों, ठीक है, पैरोटिड लार ग्रंथियों में संक्रमण। पैरोटिड लार ग्रंथियों में संक्रमण, सूजन, जिसे क्या कह देते हैं, पैरोटिडाइटिस। एक यहां छोटी सी चीज बता रहा हूं, देखना। कई रोगों में आप प्रत्यय के रूप में पीछे आइटिस लगा हुआ पाते हैं, जैसे हिपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, पैरोटिडाइटिस, कंजक्टिवाइटिस। जहां पर भी ये आइटिस लग जाता है तो उसके पहले वाला शब्द देखा करो। जैसे अगर अपन टिपिकल या प्योर हिंदी तो पढ़ नहीं रहे, इसका मैं अगर संधि विच्छेद करता हूं, अपन अपने हिसाब से करते हैं, पैरोटिड प्लस आइटिस, कंजक्टिवा प्लस आइटिस, हिपेटो प्लस आइटिस, मेनिंजेज प्लस आइटिस। तो ये आइटिस शब्द से जो पहला वर्ड आया वह या उस संरचना या उस अंग में जरूर कोई ना कोई संक्रमण हुआ है, सूजन है और वहां तेज दर्द भी है। वापस सुनना, संक्रमण है, सूजन है और तेज दर्द भी है। आइटिस का मतलब ये होता है। तो अगर इस शब्द को तोड़े तो क्या दिखाई दिया, पैरोटिड प्लस आइटिस, यानी पैरोटिड लार ग्रंथियों में संक्रमण है, सूजन है, तेज दर्द होता है। ये बिल्कुल कान के पास यहां पर उल्टे ट्राइंगल यानी उल्टे त्रिभुज के जैसी दोनों तरफ पैरोटिड लार ग्रंथियां पाई जाती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथियां है ह्यूमन बॉडी की। इन पैरोटिड ग्रंथियों में इन्फेक्शन होने के बाद धीरे धीरे सूजन आने लगती है। पहले एक तरफ होता है, या तो लेफ्ट में या राइट में, किसी भी एक तरफ। इन्फेक्शन होने के बाद सूजन आने लगती है। अगर इन्फेक्शन बढ़ गया तो ये सूजन दूसरी तरफ भी पहुंच जाएगी।
अब दोनों तरफ से सूजने लगता है, ये सूजन आ जाती है गले तक। लिटरली ऐसा देखा भी गया है कि सूजन बिल्कुल यहाँ तक, पूरा चेहरा इतना लटक कर इतना हो गया, सूजन इतनी आ गई। और ऐसे में जब गले में सूजन आ गई तो निगलने में तेज दर्द होता है, यानी हम भोजन निगल नहीं पाते। और ऐसे में कई बार क्या होता है, जब इन्फेक्शन फैल जाता है तो ये वायरस पहुंच जाता है जनन अंगों तक, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक अगर पहुंच गया तो कई बार जननांगों में सूजन दिखाई देती है। और बहुत कम होता है बहुत कम होता है जननांगों में इन्फेक्शन, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर गैमीट फॉर्मेशन यानी युग्मकों का निर्माण, बोले तो शुक्राणु स्पर्म, अंडाणु एग्स, इनका निर्माण नहीं होता है। नर या मादा बंधे हो जाते हैं। इन्फेक्शन कहाँ से हुआ? पैरोटिड ग्लैंड से। कहाँ तक पहुँच गया? जननांगों में पहुँच गया। और जननांगों में पहुँच गया तो हो सकता है बंध्यता आ जाए। तो लक्षण में लिखते हैं क्या कि पैरोटिड ग्रंथियों में, लार ग्रंथियों में संक्रमण, सूजन, पैरोटिडाइटिस, कॉमा, तेज बुखार आता है। भाई वायरल इन्फेक्शन में तो तेज बुखार आएगा ही आएगा। और कभी कभी, सभी में तो नहीं, कभी कभी होता है, कुछ लोगों में हो जाता है, इम्यूनिटी अगर कम हो, कभी कभी ये वायरस जननांगों में भी संक्रमण कर देता है। जिससे बंध्यता, स्टर्लिटी, स्टर्लिटी उत्पन्न। नेक्स्ट, लक्षण के बाद उपचार। अगेन लक्षणात्मक उपचार। भाई तेज बुखार आया, बुखार की दवाई दे देते हैं। सूजन आई, सूजन की दवाई दे देते हैं। ठीक है, बुखार और सूजन की दवाई ये, और साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स भी चलती रहती है ताकि कोई दूसरा इन्फेक्शन नहीं हो। तो लक्षणात्मक उपचार के जो जो लक्षण देखा, केवल उसका उपचार किया है। सूजन कम करने की दवाई दे देते, सूज जाती है सूजन कम करने की। पहले 5-6 दिन तो रोगी को ये लगता है यार मेरे पर दवाई असर ही नहीं करती। ये ऐसा कब होता है? जब इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता है, रोगी को लगता है उस पर दवाई असर नहीं कर रही, लेकिन वाकई में दवाई असर करती है, धीरे धीरे करती है। 5-6 दिन के बाद ड्रास्टिकली यानी एकदम से ही सूजन कम हो जाती है। जो व्यक्ति पहले 6 दिन तक उसको ऐसा लग रहा था कि दवाई असर ही नहीं कर रही है, 8वें दिन तो यानी 2 दिन बाद तो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह चलने फिरने लग जाता है। उल्टी वगैरह भी होती है, यानी नॉर्मल सिम्टम्स है। तेज बुखार आना और उल्टी वगैरह कॉमन सी बात है। वैक्सीन है इसका। वैक्सीन बोले तो टीका इसका MMR का टीका। तो पहला M अभी अपन ने पढ़ा है मम्स। ये मम्स हमने पढ़ लिया। मम्स के बाद दूसरा M आया है मीजल्स या खसरा या रुबियोला कहते हैं। तो ये हमने बात की मम्स की। MMR में पहला M आ गया मम्स। दूसरी बात करते हैं मीजल्स की, बात करते हैं खसरा। तो मीजल्स और खसरा यानी खसरा और जर्मन खसरा को मैं एक साथ पढ़ा रहा हूं। एक तरफ तो मैं लिख रहा हूं खसरा या मीजल्स,
खसरा या मीजल्स, और दूसरा हो जाएगा जर्मन खसरा या इसे क्या कह सकते हैं, रुबेला कह देते हैं, रुबेला कहते हैं इसको, MMR, हार बोले तो रुबेला। देखते हैं इसमें पहले रोग कारक, खसरा में हो जाएगा रुबियोला वायरस, जबकि जर्मन खसरा में हो जाएगा रुबेला वायरस। नेक्स्ट थिंग देखते हैं, रोग कारक के बाद देखते हैं संक्रमण। दोनों का ही संक्रमण ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जो कि अभी अपन ने बात की थी। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी वही रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से, उसके छींक से, खांसी से जो छोटी छोटी बूंदों में वायरस होते हैं, और वो अगर हेल्दी पर्सन जिसमें वैक्सीनेशन नहीं हो रखा है उसके संपर्क में अगर उसको रोग हो जाएगा, तो संक्रमण देखते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसका भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। संक्रमण के बाद लक्षण, लक्षण दोनों के लक्षण काफ़ी हद तक समान हैं। देखते हैं क्या क्या है लक्षण। लक्षणों की बात कर लेते हैं। तेज बुखार, लिम्फ ग्रंथियों, लिम्फ ग्लैंड्स, लिम्फ ग्रंथियों में सूजन, कॉमा, शरीर पर तथा मुख्य रूप से गले पर छोटे छोटे लाल दाने उभर आते हैं।
लगभग ऐसे ही लक्षण हम लक्षण खसरा के समान लेकिन कुछ हल्के होते हैं। इट मीन्स थोड़े स्लाइट सिम्टम्स होते हैं, यानी दाने तो इसमें भी बनेंगे, बुखार इसमें भी आएगा, लेकिन सामान्य खसरा जो है मीजल्स, इसकी तुलना में थोड़े से क्या होंगे, इसमें जो इनका क्या कह सकते हैं प्रभाव थोड़ा सा क्या होगा, कम होता है। खसरा आगे बात करते हैं। भाई दोनों में काफ़ी चीज़ें कॉमन है, इसलिए अपन दोनों को कंबाइंडली एक साथ पढ़ रहे हैं। उपचार लक्षणात्मक उपचार ही होगा। उपचार की बात करें लक्षणात्मक, अच्छा एक बात मैंने यहां पर लिखी है, लिम्फ ग्रंथियों में सूजन, ये क्या, इसकी बात कर लेते हैं। लक्षणात्मक उपचार, लक्षणात्मक उपचार, यहां पर ने एक चीज क्या देखी कि लिम्फ ग्रंथियों में सूजन, ये लिम्फ ग्रंथियां क्या, इनकी बात कर रहा हूं मैं। कई बार क्या होता है, हम थोड़े से बीमार होते हैं तो गले में खराश का अनुभव होता है, गले में दर्द होता है। ऐसे में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है कि गला खोलकर, ऐसे मुंह खोलकर आपका गला चेक करता है। वो आपको कहता है जीभ बाहर निकाल कर आवाज निकालो, ऐसे मुंह खोलकर आ करो, आप करते आ, लेकिन क्या होता है उस समय क्या होता है, गले में दर्द होता है, आप ज़्यादा मुंह भी नहीं खोल पाते। डॉक्टर कहता है आ करो, क्योंकि जब आप आवाज़ निकालते हो ना ये आ, तो उस टाइम क्या होता है, जीभ थोड़ी सी नीचे होती है और गला बिल्कुल अंदर तक क्लियर देख सकते हैं। वो गले में क्या देखते हैं, ध्यान देना, टॉन्सिल्स देखते हैं। और टॉन्सिल्स आप में से भी कई लोग जानते होंगे, कई बार क्या होता है, जैसे बुखार आ जाता है तो खुद को फील होता है कि गले में सूजन आ गई है, क्या कहते थे, टॉन्सिल्स बढ़ गए। वो टॉन्सिल्स क्या है, एक्चुअली लिम्फ ग्रंथियां हैं। हमारे शरीर में कई लिम्फ ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनमें से सामने दिखाई देने वाली ये टॉन्सिल्स हैं। जब टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, तय रूप से कोई इन्फेक्शन हुआ है। और जरूरी नहीं है ये खसरा ही हो, सामान्य भी अगर कोई नॉर्मल बैक्टीरिया या वायरल भी हो जाता है तो भी टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं। अब कैसे टॉन्सिल्स को देखें, नॉर्मली अगर आप गला सही है तो कुछ बात नहीं, लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाता है, टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है, लिम्फ ग्रंथियों में सूजन, तो देखते हैं गला खोलकर तो पीछे जो बिल्कुल गले के अंदर ऊपर की तरफ से दो लाल लाल सी गोल गोल सी कुछ संरचनाएं दिखाई देती है, सूजी हुई बड़ी बड़ी दिखाई देती है, मतलब टॉन्सिल्स हो गए, या कह देते हैं कि भाई इन्फेक्शन हो गया। अब कई बार क्या होता है, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना, चेक करना आप, जब भी आपको ऐसा लगे कि बुखार आया है तेज, और पानी या खाना खाते समय जैसे निगलते समय तेज दर्द हो रहा है, उस टाइम तुरंत आप खाना वाना खाकर बिल्कुल कुल्ला वगैरह करके मुंह खोलकर देखना, वो जो लाल लाल पैचेज हैं या जो लिम्फ ग्रंथियां बड़ी बड़ी दिखाई देंगी सूजी हुई। कभी कभी बहुत ध्यान से गौर करना, उन पर कुछ वाइट वाइट पैचेस दिखते हैं, यूँ सफ़ेद सफ़ेद कई दाग से दिखते हैं। वाकई में वो बैक्टीरिया होते हैं जिन्होंने इतनी कॉलोनी बना ली। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी लिम्फ ग्रंथियों में सूजन हो सकता है, इस वायरल इन्फेक्शन में भी उन लिम्फ ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। तो फिर जो भी खैर लक्षणात्मक उपचार यहाँ पर भी करते हैं, दवाई वगैरह देते हैं, इलाज होता है, धीरे धीरे दाने भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन तेज फीवर वगैरह आना, और अभी रिसेंटली अभी इंडिया में मदरसों में, स्कूलों में, केंद्रीय संगठन की या राज्य की जो स्कूलें हैं सभी में 6 से कम ध्यान देना 13 वर्ष तक की उम्र के बच्चों में, भाई मेनली तो क्या करते हैं 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में MR टीकाकरण हो जाता है। लेकिन अभी सरकार चाहती है कि ये मीजल्स और जर्मन मीजल्स को 2025 तक
भारत से मुक्त करना या भारत से इनको भगाना है। इसलिए MR टीकाकरण किया जा रहा है और इस MR में M मीजल्स, R रुबेला, मम्स वाला नहीं है, क्योंकि मम्स का इतना इन्फेक्शन नहीं होता, रुबेला का या इस खसरा का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए MR टीकाकरण अभी किया जा रहा है। बाकी कंबाइंड वैक्सीन देखते हैं MMR की, तो उसमें M बोले तो मम्स, दूसरा M बोले तो मीजल्स और तीसरा R बोले तो रुबेला। तो ये हमने मीजल्स और रुबेला की बात की। इसमें हम वैक्सीन लिख लेते हैं। वैक्सीन तो ये आ जाएगी MMR, MMR ये आपका एक तो क्या, दो और रोग पढ़ लिए अपन ने एक साथ। तो वैक्सीन के साथ ही मीजल्स और रुबेला की भी बात कंप्लीट की हमने। ये खसरा और जर्मन खसरा की बात हमने कंप्लीट की। तो कल पोलियो के बाद आज हमने पोलियो की दवाई पढ़ी, छोटी माता, बड़ी माता और MMR, मम्स, मीजल्स और रुबेला की बात कर ली। अब चलते हैं कुछ थोड़ी भारी बीमारियों के पास, जो कि कॉमनली होती है और थोड़ा सा क्या हो सकता है कि उनका प्रभाव ज़्यादा होता है। तो अगली बात कर रहा हूँ डेंगू की। अगला वायरस से होने वाला रोग आ रहा है डेंगू। अगला रोग डेंगू। डेंगी। अच्छा, इसके भी बात करें रोग कारक। अब कई जने कहते हैं कि सर डेंगू तो मच्छर से होता है, मच्छर इसका रोग वाहक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? रोग कारक की। पहले रोग कारक की बात करेंगे, फिर रोग वाहक की बात करेंगे। देखें, रोग कारक डेंगू वायरस। भाई इसकी फैमिली की बात करें, राइबोफ्लेवी वायरस होता है ये अगर फैमिली की बात करें तो राइबोफ्लेवी वायरस। रोगवाहक एडीज इजिप्टाई मच्छर। रोगवाहक के बाद देखते हैं संक्रमण। तो सीधी सी बात है, संक्रमण ये संक्रमित मच्छर के काटने से। संक्रमित मच्छर के काटने से। लक्षण देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। भाई हम आसपास डेंगू इतना ज़्यादा देखते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में खूब पढ़ते रहते हैं इसके बारे में, तो कईयों को याद भी होते हैं लक्षण। बट फिर भी एक बात बताऊं कि डेंगू 2 फेज़ में होता है। जैसे मच्छर ने काट लिया, वायरस आ गया, अब वायरस आपके शरीर में डेंगू बीमारी उत्पन्न करेगा। तो जो इसकी प्रथम अवस्था होती है,
प्रथम अवस्था। पहले 3-4 दिन तक। इस दौरान क्या होता है, तेज बुखार आएगा और शरीर में दर्द होता है। तेज बुखार प्लस शरीर एवं जोड़ों में दर्द। और दर्द इतना तेज होता है कि इसका नाम भी क्या रखा, हड्डी तोड़ बुखार, बोन ब्रेकिंग फीवर। हड्डी तोड़ बुखार इसे कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। इतना तेज, मैंने कहा ना, पूरी बॉडी में पेन होता है। और ज़्यादा पेन होने की वजह से जस्ट लाइक कि भाई सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पेन देखते हैं हम जब हमारी बॉडी में बोन ब्रेक होती है, हड्डी टूट जाती है, तो बहुत तेज दर्द पहले 3-4 दिन तक। और इस दौरान अगर ये 3-4 दिन के दौरान अगर आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हो, कई जने होते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट करवा लेते हैं, सीबीसी करवाकर सोचते हैं मैं खुद ही देख लूँ कि मुझे डेंगू है या नहीं है। तो अगर ऐसे इन 3-4 दिनों में अगर आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, आपकी प्लेटलेट्स नॉर्मल ही आएगी। कई जने सोचते हैं कि अगर मेरी प्लेटलेट्स कम होगी मतलब मुझे डेंगू हो गया। तो पहले 3-4 दिन में आपकी प्लेटलेट्स नॉर्मल आती हैं, उस टाइम अगर ब्लड टेस्ट करवाओगे तो भी प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मल ही आता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, थोड़े दिन रुककर जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं तब हमें प्लेटलेट्स की संख्या में कमी दिखाई देगी। यानी जब दूसरी अवस्था स्टार्ट होगी, द्वितीय अवस्था, सेकेंड फेज, इस द्वितीय अवस्था में यानी 3-4 दिन बाद अब दूसरी अवस्था स्टार्ट होगी। इसमें क्या होगा, अब रोगी के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। प्लेटलेट्स की कमी, प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेजी से गिरने लगती है। ये प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होने से रक्त पतला होकर त्वचा के नीचे एकत्र हो जाता है, जिससे त्वचा पर लाल चकत्ते दिखाई देते हैं, स्पॉट्स, चकत्ते या स्पॉट्स दिखाई देते हैं। चकत्ते या स्पॉट्स दिखाई देते हैं। तो मैंने कहा ना, कई जने आजकल क्या करते हैं भाई, गूगल ने क्या कर दिया है, लोगों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है। कैसे, हर चीज़ के खुद ही इलाज देखने लग जाते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आया, गूगल पर सर्च कर लो। लेकिन गूगल पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले, ये कोई इसमें अपन श्योर होकर नहीं कह सकते कि एकदम रिलायबल आपको फैक्ट मिलेगा। कुछ गलतियाँ भी हो सकती है, विकिपीडिया पर तो हर कोई अल्टर कर सकता है उसको। खैर, तो पहले आपने अगर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट या ब्लड टेस्ट करवाया भी तो उसमें रिपोर्ट नॉर्मल आई, लेकिन अब इस कंडीशन में आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम दिखाई देती है। भाई नॉर्मल काउंट क्या होता है, 1.5 लाख से 4 लाख पर mm³ होता है। अब कई जनों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर कितनी कम हो जाएगी तो खतरा है। तो खतरा किसी को भी हो सकता है, 10,000 वाला भी नॉर्मल बैठा दिख सकता है और 50,000 वाले को भी चक्कर आते हुए दिख सकते हैं। सभी अलग अलग बॉडी, सबकी अलग अलग रेस्पॉन्ड करती है।
बट अगर इस नॉर्मल 1.5 लाख से 4 लाख से काउंट अगर कम हो गया, 1 लाख से कम होता है, तब भाई कंफर्म कह देते कि हाँ भाई डेंगू है। फिर और इसका टॉर्निकेट टेस्ट करवाते, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी की उपस्थिति देखी जाती है कि हमारे शरीर में ऐसी एंटीबॉडी बनी है डेंगू के खिलाफ, मतलब डेंगू का वायरस आया है। टॉर्निकेट टेस्ट कहते हैं इसको। एंटीबॉडीज की उपस्थिति देखी जाती है ब्लड में, जिससे कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई डेंगू है। तो यहां पर हमने देखा प्लेटलेट्स की कमी, रक्त पतला होकर त्वचा के नीचे इकट्ठा हो जाता। क्या होता है कि नॉर्मल जैसे आपके, जैसे देखें ये ब्लड वेसल्स होती है, रक्त की नलिकाएं, इनमें रक्त बह रहा होता है। ये आपकी ऊपर त्वचा है, ये त्वचा हो गई। अब यहां पर ध्यान देना, ये ब्लड इतना पतला हो जाएगा कि इन रक्त नलिकाओं से निकलकर ये रक्त त्वचा के नीचे इकट्ठा होने लगता है, जिससे त्वचा पर लाल लाल धब्बे या स्पॉट्स या चकत्ते दिखाई देते हैं। और अगर ये कंडीशन आ गई, तुरंत दिख जाए, तुरंत डॉक्टर के पास चले जाओ। बिकॉज डेंगू बिगड़ जाए, या ऐसे कहें कि अगर टाइम पर इलाज ना मिले तो डेंगू जानलेवा है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ब्लड इस तरह से वेसल्स या रक्त नलिकाओं से निकलकर बाहर आ गया तो ब्लड प्रेशर एकदम इतना डाउन हो जाता है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है। कई बार रक्त इतना पतला हो जाता है कि जहां हमारी स्किन पतली होती है वहां से ये खून निकलकर शरीर से बाहर आ जाता है बिना कोई चोट लगे। जैसे नाक में पतली होती है त्वचा, वहां से खून आने लगता है। जननांगों में स्किन पतली होती है, वहां से खून आने लग जाता है। और ऐसी कंडीशन फिर लाइफ थ्रेटनिंग होती है, यानी तब सीधी सीधी बात कर रहा हूं, तब पेशेंट के मरने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो टाइम रहते हुए, या अगर अपने को लगता है आसपास डेंगू फैल रहा है और हमारे अंदर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, फिर कह रहा हूं डेंगू का इलाज बहुत आसान है, बहुत आसान है। एडमिट भी करते हैं हॉस्पिटल में 2-4 दिन तक। करते क्या हैं, आपको खूब सारा ग्लूकोज चढ़ाते हैं, क्योंकि बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको घर पर भी दवाई देकर घर पर भी भेज दिया तो आपको कहते हैं कि ठोस यानी सॉलिड खाना मत खाना, रोटी वगैरह मत खाना, ज़्यादातर लिक्विड लो, जूस लो। जिसमें आपने कई बार सुना भी होगा कि भाई कीवी वगैरह खाते हैं, बकरी वगैरह का दूध पीते हैं, जिससे प्लेटलेट्स बढ़ती है। और सबसे अच्छी बात क्या, अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं केवल वहाँ पर भी ग्लूकोज चढ़ाते हैं। अब हर दिन आपकी रिपोर्ट की जाती है, ब्लड रिपोर्ट होती है। जिस रिपोर्ट में पिछली रिपोर्ट की तुलना में अगर प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ी हुई आ गई, अगले दिन आपको छुट्टी दे देते हैं। क्योंकि एक बार अगर प्लेटलेट बढ़ना चालू हुई तो उसके बाद लगातार ये प्लेटलेट्स बढ़ती रहती है, पेशेंट ठीक हो जाता है। नॉर्मली अपन बात भी करते कि पपीते के जो छिलके का जूस पीते, तो मेडिसिन में भी ध्यान देना, टैबलेट्स में भी पपाया एक्सट्रैक्ट यानी पपीते के जो सत्व होता है, यानी पपीते के एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी बनाई हुई टैबलेट्स रोगी को देते। यानी कुल मिलाकर लक्षणात्मक उपचार करते हैं और कोई इलाज ही नहीं है डेंगू का। जब पेशेंट को बीमारी होती है डेंगू, बुखार की दवाई देते हैं, दर्द हो रहा है तो दर्द की दवाई देते हैं। और जैसे मैंने बताया ना, प्लेटलेट्स कम हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो प्लेटलेट्स चढ़ानी भी पड़ जाती है। या फिर जैसे मैंने बताया ना, कुछ ऐसे दवाइयाँ या पदार्थ ऐसे खाने को सजेस्ट किया जाता है जिससे आपकी प्लेटलेट्स काउंट रैपिडली इंक्रीज हो। तो देखते हैं इसमें लक्षण हमने देखे। लक्षण के बाद बात करते हैं उपचार, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इसका भी लक्षणात्मक ही है। अब इसमें सारी वो बातें आ जाएगी, प्लेटलेट्स कम हो गई, प्लेटलेट्स चढ़ा दो। बुखार आ रहा है, बुखार की दवाई दे दो। शरीर में दर्द हो रहा है, दर्द की दवाई दे दो। यानी कुल मिलाकर केवल और केवल लक्षणात्मक सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसलिए वैक्सीन की बात नहीं कर रहा। हाँ, परीक्षण की बात कर लेते हैं। टॉर्निक्वेट टेस्ट करते हैं इसके लिए। परीक्षण, टॉर्निक्वेट टेस्ट करते हैं इसके लिए।
टॉर्निक्वेट टेस्ट करते हैं या टॉर्निक्वेट परीक्षण करते हैं। तो डेंगू की बात की हमने, रोग कारक, रोग वाहक, संक्रमण, लक्षण, उपचार और परीक्षण की बात की। आगे बात करते हैं इन्फ्लुएंजा की, जिसे सामान्य भाषा में हम कह देते हैं फ्लू कह देते हैं। अगला एक रोग इन्फ्लुएंजा या फ्लू। देखें, रोग कारक तो रोग कारक ऑर्थोमिक्सो वायरस, वायरस या कॉमन फ्लू वायरस भी कह देते हैं, फ्लू वायरस अलग अलग हो जाते हैं। जैसे अपन बात करें स्वाइन फ्लू की तो H1N1, अगर बात करें बर्ड फ्लू वायरस की तो ये भी H और N यानी H3N1 हो सकता है, H5N1 हो सकता है, यानी ये फ्लू वायरस कॉमन कोल्ड वायरस है। अगर इसके कोई दूसरे स्ट्रेन की बात कर लें तो फिर स्वाइन फ्लू वगैरह अलग अलग बीमारियां हम देखते हैं। ये कॉमन कोल्ड वायरस की बात कर रहा हूं। तो ऑर्थोमिक्सो वायरस या फ्लू वायरस हो गया। आगे बात करते हैं संक्रमण, वही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इसका भी होगा। लिख सकते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा या फ्लू, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। देखें लक्षण, तेज बुखार, शरीर में दर्द, कॉमा जुकाम, कॉमा सांस लेने में परेशानी। उपचार लक्षणात्मक उपचार है। वैक्सीन कोई है नहीं, लेकिन इसके जो विशेष प्रकार हैं इन्फ्लुएंजा या फ्लू के, जैसे अब यहाँ बात करते हैं इसी के अंदर, फ्लू के अंदर ही मैं बता रहा हूँ स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू की बात करूं तो 2009-10 से पहले वर्ल्ड में ही नहीं था स्वाइन फ्लू। इसका जो वायरस था H1N1 वायरस, ये वायरस बेसिकली सुअर से मनुष्य में आया था और सुअर से आने के कारण इसका नाम स्वाइन रखा है। स्वाइन वर्ड किससे मिलता जुलता है? पिग या सुअर से। तो स्वाइन फ्लू वायरस कहाँ से आया? पिग से आया। ऐसे वायरस जो बेसिकली जानवरों में होते लेकिन मनुष्यों में इन्फेक्शन अब करने लग गए, ऐसे वायरस जूनोटिक वायरस कहलाते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कि जूनोटिक वायरस ब्रैकेट में लिख सकता हूं जंतुओं से मनुष्यों में आने वाले, जंतुओं से मनुष्यों में आने वाले। जूनोटिक वायरस H1N1
यहाँ H और N का मतलब क्या ये भी लिख लेते हैं। हेमेग्लूटिनिन, न्यूरोमिनिडेज। हेमेग्लूटिनिन न्यूरोमिनिडेज। भाई स्वाइन फ्लू के भी लक्षण यही हैं, तेज बुखार, शरीर में दर्द, जुकाम, सांस लेने में परेशानी। टाइम पर ट्रीटमेंट हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज जानलेवा हो सकता है स्वाइन फ्लू। और स्वाइन फ्लू की अगर बात करें, वैक्सीन अवेलेबल है और इसकी दवाई भी जैसे टेमीफ्लू, ओसेल्टामिविर वगैरह इसकी उपलब्ध हैं। इन दवाइयों को ही देते हैं, लेकिन कई बार देखते हैं दवाइयाँ असर नहीं करती। होता क्या है, इस स्वाइन फ्लू के भी यानी H1N1 के भी कई स्ट्रेन पाए जाते हैं, कैलिफोर्नियन स्ट्रेन, मिशिगन स्ट्रेन, अलग अलग प्रकार के। तो हो सकता है कि हमने जिस स्ट्रेन के खिलाफ वैक्सीन दी थी, अब कोई नया स्ट्रेन आ गया तो अब वो वैक्सीन प्रभावी नहीं रहती। तो लिख सकते हैं कि वैक्सीन उपलब्ध और चूंकि क्या मैंने कहा ना कि हो सकता है कि एक्टिव न रहे, इसलिए वार्षिक टीकाकरण किया जाता है, एनुअल वैक्सीनेशन किया जाता है इसका। ऐसा नहीं कि एक बार ले लिया, तो एक बार लिया तो एक सीज़न ही निकाल पाओगे, दूसरी सीज़न में वापस आपको लेना पड़ता है। और दवा इसमें देते हैं जैसे टेमीफ्लू, ओसेल्टामिविर, आदि। ठीक है, बाकी नॉर्मल जो लक्षणात्मक उपचार है वो भी इसमें साथ साथ करते हैं। तो स्वाइन फ्लू का ध्यान रखना, जंतुओं से आया है, मनुष्य में और किससे आया, ये सुअर से आया। H1N1 वायरस वैक्सीन उपलब्ध है, वार्षिक टीकाकरण करते हैं, एनुअली इसका टीका लेना पड़ता है, क्योंकि हर साल के लिए नए सिरे से प्रतिरोधकता विकसित करनी जरूरी है। दवाई की बात करें, टेमीफ्लू और ओसेल्टामिविर, और जैसे जो फ्लू वायरस है उनकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।